गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेजल, सुमित, आदित्य, सलमान, अंकित, राजेश, संतोष, सुमित, मनीषा, सलमान, गौरव, अंकित, ठीक है, सरिता, सुमित, सच्चिदानंद, विजय चतुर्वेदी, अनुभव, अंकित, सलमान, सभी को गुड मॉर्निंग। विशाल, अच्छा डाउट डाउट क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, मैं देख लूंगा। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रौनक, सभी को गुड मॉर्निंग। ओमकार, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल मैंने बताया था, देखो कल मैं क्वेश्चन लाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा उसमें एक पॉइंट और पढ़ना है, धारा घना तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं ना। जैसे हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, उसके बाद धारा घना तो पढ़ लेंगे, तो दोनों का क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है ना। तब वहां पे थोड़ा सा हमको बेटर फील होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन देखो मिक्स होके आते हैं ना, जब सीयूटी लेवल होते हैं, जैसे क्वेश्चन तो वही रहते हैं, लेकिन ये मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे क्लास 12 में, ठीक है। मैं फिर से एक बार सब, गौरव, नेत्रिका, विष्णु, सौरभ, अंकित, अंजन, ठीक है, रौनक, सभी को गुड मॉर्निंग। अब बात समझिए, जैसे इंटर लेवल में क्या होता था, जब हम लोग क्लास इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट पे पढ़ते थे, तो इंटरमीडिएट में होता क्या, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन होता है, वन टॉपिक क्वेश्चन होता है ना। जैसे सिंपल टॉपिक क्वेश्चन होता है कि भाई, जैसे अगर हमें विद्युत धारा का पढ़ लिया तो विद्युत धारा पे ही क्वेश्चन होते हैं। बट सीवीटी हुआ, जेई मेंस हुआ, नीट हुआ, इसमें क्या दिक्कत आती है समझो। पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप नोट्स ना बनाओ, उसी को प्रिंट निकलवा लो, या तो उसी को पीडीएफ को सेव कर लो। टाइम वेस्ट हो रहा है तो जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट कर लीजिए, लगे जो फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले उसे नोट कर लिया करो, बाकी सबको एज ए पीडीएफ पढ़ लो, ठीक है ना। ईशिका, अच्छा ईशा कुमारी, ठीक है। चलो भैया छोड़ा, देखो चलो जरा ध्यान दो। तो इंटरमीडिएट में क्या करते थे हम लोग, वन टॉपिक क्वेश्चन करते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि सर नीट में क्या होता है, जेई में क्या होता है, या सीयूईटी में क्या होता है, इन सब में देखो होता क्या है, मोर देन, कहते क्या, मोर देन 2 टॉपिक क्वेश्चन होते हैं। मोर देन 2 टॉपिक क्वेश्चन, कहने का मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, मतलब 3-4 फार्मूले को मर्ज करके, 3-4 पॉइंट्स को मर्ज करके एक साथ क्वेश्चन बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है, इसमें 3-4 फार्मूले को मर्ज कर दिया जाता है और एक साथ क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं सर थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ने का मतलब बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो क्वेश्चन आसान है, क्योंकि यहाँ कई सारे टॉपिकों को मर्ज किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने विद्युत धारा पढ़ा, आई इक्वल टू क्या पढ़ा बेटा, क्यू बाई टी पढ़ा, आई इक्वल टू क्या पढ़ा मैंने, क्यू बाई टी। अब इसी को आई इक्वल टू हम लोग एन ई बाई टी भी कहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यहां से हमको नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमसे यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो अब इसमें क्या करेगा, धारा घनत्व तो आ जाएगा, और इसमें कुलाम का नियम, अभी सॉरी हम लोग पढ़ेंगे आगे, थोड़ा ओम का नियम पढ़ेंगे, इन तीनों टॉपिकों को मर्ज करके समझो। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा, धारा घनत्व और ओम का नियम, इन तीनों को मर्ज करके एक साथ क्वेश्चन को कोरिलेट किया जाता है। ठीक है ना। तो इन तीनों को एक साथ मर्ज किया जाएगा और क्वेश्चन तब आपको दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी कोई समस्या हो ना, तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, कठिन नहीं आते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। बस वहां पे क्या किया जाता है कि मोर देन 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, 4 फार्मूले ऐसे आने लगते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, ठीक है ना।
बात समझ में आ रहा। और खास बात करें तो भाई CUET की बात करें, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि केवल और केवल क्लास 12 को कवर करना है, क्लास 12 को कवर करना है। और हाँ, एनसीईआरटी की किताबों से कवर करना है। एनसीईआरटी का किताब का मतलब है जो हमारा 30% सिलेबस कट गया था ना, उसको भी पढ़ना है। जो हमारा 30% सिलेबस कटा था उसको भी पढ़ना है, बस इतना ही करना है। ठीक है भैया, चलो आ जाते हैं धारा घनत्व। देखो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल है धारा घनत्व, लेकिन आगे इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी है। धारा घनत्व क्या होता है बेटा, आई बराबर से जे बराबर, है ना। धारा घनत्व को हम किससे दिखाते हैं बेटा, जे बराबर क्या कहते हैं, आई बाई ए। जे बराबर क्या कहते हैं, आई बाई ए। मतलब ठीक है ना, धारा घनत्व क्या होता है बेटा, जे बराबर आई बाई ए। मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला धारा है उसे ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। धारा घनत्व को बेटा कैसे कहते हैं, जे से दिखाते हैं। और जे बराबर क्या हो जाता है, आई बाई ए। और दूसरी चीज है कि किसी बिंदु से जो बहने वाली धारा है, जैसे समझो, जैसे हमारे पास एक कोई पॉइंट, वो चालक तार, अब यहाँ से ये धारा बह रही है, तो क्षेत्रफल हमेशा इसके क्या होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। जैसे आई है तो यह हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है ना। हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं उसी से कवर से हो जाएगा। वीडियो कट रहा है। अब भैया पहले अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार, मैं भी देख लेता हूँ। पहले आप नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है। पहले आप अपना नेटवर्क चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो बहुत तगड़ा है, मतलब समझो स्पीड, नेट की स्पीड यहाँ पे बहुत अच्छी है। मान के चलो यहाँ पे 15 MB 15 Mbps पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही। फिर भी मैं एक बार थोड़ा रिफ्रेश लगा लेता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई, मैंने यहाँ से और भी ठीक कर दिया, ठीक है। बात को समझो, कहते हैं किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, बात करते हैं होता क्या है, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश के परिक्षेप्य में, परिक्षेप्य का मतलब सिंपल सा है, रेंज में, परिक्षेप्य में धारा घनत्व को एक ऐसे सदिश के रूप में परिभाषित किया गया है या जाता है। धारा घनत्व को एक ऐसे क्या कहते हैं, एक ऐसे सदिश के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका परिमाण उस बिंदु से गुजरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के परिमाण के बराबर होता है। जिसका क्या होता है, उस क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा। याद रखने योग्य तथ्य क्या है बेटा, देखो याद रखने योग्य तथ्य क्या है कि यह क्षेत्रफल उस बिंदु से, याद रखना यहाँ पे, यह इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, यह क्षेत्रफल उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश या धारा की दिशा के अभिलंबवत होते हैं। यह दोनों यह लाइन याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा है कि भाई आवेश और क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिलंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। सर वीडियो में दिक्कत हो रहा है, मैं एक बार देखता हूँ वीडियो में क्या दिक्कत हो रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो में क्या दिक्कत हो रहा है, मैं भी देखता हूँ। मैं भी देख लेता हूँ भाई, घबराओ मत, ठीक है ना। तो यहां से क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे, यह क्षेत्रफल उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश की दिशा के अभिलंबवत होता है। आवेश की दिशा के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। ठीक है ना सर, अभिलंबवत और अभिलंबवत में क्या, सर जी लंबवत अभिलंबवत दोनों एक का होता है। सीधे सीधे इंग्लिश लिखोगे तो बेटा क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर।
ठीक है ना। सीधे सीधे इंग्लिश लिखोगे तो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है। इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर। दोनों का इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। ये हिंदी वाला बहुत लोचा करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हिंदी वाला हमेशा ही परेशानी में डाल देता है, क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे हिंदी होते हैं ना, हिंदी वर्ड होते हैं, इसलिए वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सीधे सीधे इंग्लिश में जान जाओ, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। चलो बेटा, बात समझ में आ गया। तो देखो, अगर हमें क्या लिखना हो, अगर आई वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर जे बराबर, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर जे बराबर क्या होगा, कहेंगे सर डी आई बाई डी ए इंटू एन कैप, डी आई बाई डी ए इंटू एन कैप हो जाएगा। वेक्टर जे बराबर क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी ए इंटू एन कैप। क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी ए, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट के लिए लिया जाए, इंटू क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। हाँ लेक्चर 2 है, बाय द वे लेक्चर 1 डल गया है, चलो ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है बेटा। तो कहते हैं किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला जो आवेश है, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो प्रवाहित होने वाला आवेश है, आवेश के परिक्षेप में धारा घनत्व को एक ऐसे सदिश के रूप में, एक ऐसे वेक्टर के रूप में डिफाइन किया गया, एक ऐसे वेक्टर मतलब सदिश के रूप में डिफाइन किया गया है जिसका परिमाण उस बिंदु से गुजरने वाली प्रति इकाई क्षेत्रफल से, सिंपल सा धारा घनत्व क्या होता है, किसी बिंदु से, क्या बोलते हैं, सीधे सीधे जानो कि धारा घनत्व क्या होता है, कहते हैं किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के परिमाण को कहते हैं। और जो धारा किसी चालक तार में बह रही है और उस क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अभिलंबवत होते हैं। एन कैप का मतलब बेटा एकांक सदिश है, एन कैप का मतलब क्या है, एकांक सदिश है। और यह किसको बताता है, दिशा को बताता है, किसको बताता है, दिशा को, डायरेक्शन को बताता है। एन कैप दिशा को बताता है। एन कैप होता क्या है तो हम जानते हैं सर, एन कैप बराबर जैसे लिख सकते हो, जैसे किसी का डायरेक्शन हो, जैसे ना ए कैप लिखना हो तो यह एकांक सदिश होता है, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। ठीक है ना, यह बताता किसको है, यह दिशा को ही बताता है। इसका परिमाण 1 होता है, इसका परिमाण कितना होता है, ठीक है ना, इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, चलो डेल्टा नहीं हो सकता, अरे डेल्टा उल्टा का रख भैया, धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। चलो भाई आगे देखो, तो कहते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या है कि किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर धारा घनत्व इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। धारा घनत्व कैसे दिखाते हैं बेटा, वेक्टर जे बराबर डी आई बाई डी ए इंटू एन कैप। अब समझो, जैसे यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल हमारे पास वायर है, जैसे हमारे पास यहाँ एक वायर है, समझो यहाँ पे क्या दिखाया, मैं भी वैसे ही बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक वायर लिया गया, यह एक वायर है, ठीक है। अब इस यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है, और इस डायरेक्शन में इसकी धारा बह रही है, इसी डायरेक्शन में इसकी धारा बह रही है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इसके अभिलंबवत होगा, तो डीए का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। और धारा की दिशा किधर है, इधर धारा की दिशा है, यह एन कैप की दिशा हो जाएगी। तो जे की भी दिशा किधर होगी, धारा की दिशा में ही जे की दिशा होगी। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो वही क्या लिखेंगे, वेक्टर जे बराबर डी आई बाई डी ए इंटू एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा, धारा की दिशा में। बेटा मैं जल्दी नहीं आया था, मैंने कल बोला था कि क्लास 7 बजे से करेंगे। देखो भाई कोई समस्या हो तो बताना। अब सोचो अगर इनके बीच में अभी, अब इसके बीच में मैं क्या बोल दूं कि यह जो धारा घनत्व जे है, यह जो धारा घनत्व जे है और यह क्षेत्रफल है, इनके बीच भी यदि 90 डिग्री का एंगल न होकर थीटा कोण हो जाए, 90 डिग्री का एंगल न होकर कितना कोण हो जाए बेटा, थीटा कोण हो जाए, तो इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब घटक निकालेंगे। हम लोग कहते हैं ना कंपोनेंट, क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे। जब कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो वहीं से हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है ना। चलो कोई समस्या हो तो बताना बेटा। देखो पहली चीज है धारा की दिशा किधर होगी। फिगर उगर बनाना नहीं, फिगर आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझना है, डायग्राम को आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझना है। बेटा एक चीज समझो कि धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा, बात समझ में आ रहा ना। यह धारा की दिशा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में, या कह सकते धनावेश की दिशा में। जो धनावेश की दिशा होगी वही किसकी होगी, धारा की दिशा, या कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, यह भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। प्रिया कुमारी जी, मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, आ रहा है बेटा कमेंट, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए। बात समझ में आ रहा, तो यह डायरेक्शन की बात हो गई, किसकी बात हो गई बेटा, यह दिशा की बात हो गई, यह डायरेक्शन की बात हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो आई की दिशा होगी, जो धारा की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, धारा घनत्व जे की दिशा होगी। बात समझ में आ रहा है। सर आज जल्दी क्लास चालू कर दिया क्या, बेटा कल मैंने 7 बजे बोला था, फिर भी 7:10 पे किया मैं। अच्छा समझ नहीं आ रहा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। देखो भाई, यह हमारे पास कोई चालक तार है, किसी को दिक्कत नहीं ना है, समझने का प्रयास करो मेरे भाई। हमारे पास यह कोई चालक तार है, ठीक है ना। अब चालक तार, अब इसका जैसे कोई क्षेत्रफल होगा, अब इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और मैंने कह दिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यह कितना ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ए है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए से जो गुजरने वाली धारा है उसी को क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर कितना हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जो ये आई की डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, जो आई का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा कौन, यह क्षेत्रफल। जैसे आई का डायरेक्शन यह हो गया तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, क्षेत्रफल होगा। उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई बराबर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आई बराबर क्या हो जाएगा, जे डॉट ए, आई बराबर क्या हो जाएगा, जे डॉट ए हो जाएगा। तो जे ए कॉस थीटा, यहां से लिख सकते हो जे ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो भाई तीसरी पॉइंट देखो, कहते हैं यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा में लंबवत नहीं है, धारा की दिशा में लंबवत, धारा की दिशा में नहीं, धारा की दिशा से होना चाहिए, ठीक है ना, धारा की दिशा से होना चाहिए, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, क्या लिखा है, यह यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, धारा की दिशा में लंबवत नहीं है, मतलब ये धारा की दिशा और इससे लंबवत नहीं है। लंबवत का मतलब 90 अंश के कोण पे नहीं है। तो जब धारा की दिशा में लंबवत नहीं है किंतु धारा की दिशा से थीटा कोण ही बनाता है, तब क्या आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, डी आई, और डी ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, मैंने अभी बताया कि भाई देखो यहाँ पे यह हमारे पास कोई वायर है ना। अब यहाँ इस वायर में हमने बोला कि भाई जो आई का डायरेक्शन या जे का जो डायरेक्शन है इधर है, और यहां से ये क्षेत्रफल सदिश है या डी ए, यह थीटा कोण बनाता है। तो जब इसका घटक लोगे तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा मिलेगा। तो हमें पता है कि भाई हम लिखते हैं क्या, वेक्टर जे बराबर डी आई बाई
डी आई बाई डी ए। अब डी ए का स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, डी ए का स्थान पे लिखना पड़ेगा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। सर सेकेंड पॉइंट एक बार फिर से, हाँ सेकेंड पॉइंट एक बार फिर से, सेकेंड पॉइंट फिर से बेटा देखो, इधर आ जाओ, देखो जरा ध्यान दो। जैसे क्या कह रहा है, इधर देखो, ये हमारे पास कोई वायर है, ये हमारे पास कोई वायर है, ये हमें हो गया, पता हो गया कि जे का डायरेक्शन है, ये इसी धारा में धारा की दिशा बह रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई इससे एच एरिया वेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो कह रहा है 90 डिग्री का एंगल ना होकर ये थीटा कोण बना ले। ये कितना कोण बना ले बेटा, थीटा कोण बना ले। तो इसका जो लंबवत घटक निकालोगे, जो लंबवत घटक, एक देखो, एक लंबवत घटक एक घटक यह होगा, दूसरा घटक क्या होगा, यह होगा, यही ना, एक घटक यह होगा। तो ये थीटा से सटा है तो क्या मिलेगा, डी ए कॉस थीटा, और यह क्या मिलेगा, डी ए साइन थीटा, मिलेगा कि नहीं, यही मिलेगा। तो इसकी डायरेक्शनवा में कितना है, जे के डायरेक्शनवा में कितना है, डी ए कॉस थीटा। तो वही चीज मैंने लिख दिया। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, यहां से जे बराबर क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से डी आई का मान निकालो, डी आई तो उधर लिख दो, तो जे डी ए कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हो जे डॉट ए। जरा ध्यान देना, तो यहां से हम क्या सकते हैं, तो बेटा हम जानते हैं कि जे बराबर क्या होता है, डी आई बाई डी ए, और डी ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, डी ए कॉस थीटा। तो डी आई का मान निकालेंगे, तो डी आई बराबर जे डी ए कॉस थीटा। अब जरा बताना मुझे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो जे डी ए कॉस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, डी आई बराबर वेक्टर जे डॉट डी ए वेक्टर, अरे लिख सकता हूं कि नहीं बताना मुझे, लिख सकता हूं कि नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग। अरे हमारे लाल, हम इसको मान लिए कि 90 डिग्री के एंगल पे ना होके एरिया वेक्टर कितने पर है, थीटा कोण पर है, माना है ना, माना, ठीक है। चल, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जे डी ए। अब देखो डी आई निकाले हैं, क्या निकाले हैं, डी आई निकाले हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट के कारण, इस छोटे से पॉइंट के कारण ये क्या निकाले, डी आई। तो पूरे के लिए निकालना होता, अब हमें क्या निकालना, आई बराबर निकालना, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, आई निकालो, ये तो डी आई था ना, अगर आई निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे छोटा से एरिया के कारण निकाले थे, अब पूरे के कारण निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिख देंगे इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, या इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा पता हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चल यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हूं, थोड़ा सा आगे चले। तो यहां से आप याद रखना, यहां से याद रखना बेटा कि वेक्टर जे बराबर क्या होता है, डी आई बाई डी ए एन कैफ,
अगर यह दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर थीटा कोण पे हो, यदि थीटा कोण पर है तो क्या हो जाएगा, जे बराबर डी आई बटे डी ए कॉस थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हो क्या, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। उसके बाद यहां से हमने बोला कि आई निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, जे डॉट डी ए, इंटीग्रेट करके निकाल लेना, ठीक है ना। चलो इंटीग्रेट करके, ठीक है। अनूप सिंह, सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है भाई। अरे भैया धारा घनत्व निकाले हैं। अरे मोस्ट ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, पहले थ्योरिया तो क्लियर कर ले मेरे भाई, ये फार्मूला तो क्लियर कर ले, नहीं तो कहां से करेगा। ठीक है, चलो। तो अब देखो, यदि एरिया बहुत बड़ा हो, यदि एरिया क्या हो बेटा, बहुत बड़ा हो, पूरा एरिया कितना, ए एरिया हो, तो इसमें से आई धारा फ्लो करे, तो जे बराबर क्या लिख देंगे, आई बाई ए, जे बराबर क्या लिख देंगे, आई बाई ए, ठीक है। चलो, तो कहते हैं यदि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वेक्टर ए के लिए, यदि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वेक्टर ए के लिए धारा घनत्व जे, धारा घनत्व जे समान है, तब जे बराबर आई बाई ए, तब क्या हो जाएगा बेटा, जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बाई ए, मतलब एरिया वेक्टर क्या है, हर जगह सेम है, तो उसके लिए धारा घनत्व जे का मान क्या हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा। विष्णु हमारा रिप्लाई, रौनक इंटीग्रेशन। बेटा समस्या क्या है, सीधे सीधे धारा घनत्व को याद करना है कि किसी क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला जो धारा का मान है उसी के रेशियो को क्या कहते हैं, धारा घनत्व जे कहते हैं। तो अगर किसी एंगल पे हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ए का स्थान पे डी ए कॉस थीटा लिख देना है, ठीक है। ठीक है, चलो चौथी पॉइंट देखो, चौथी पॉइंट कहते हैं धारा घनत्व जे एक सदिश राशि, धारा घनत्व जे एक सदिश राशि, यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अच्छा, यहां पे यह गड़बड़ हो गया है, यह बराबर है यार, रुक जाओ। यह गड़बड़ लिखा है, टाइप गड़बड़, प्लस वलस नहीं होता, बराबर होता है मेरे भाई। धारा घनत्व जे बराबर आई बाई ए, धारा घनत्व जे बराबर आई बाई ए, हाँ बिल्कुल सही। सभी लोग कमेंट करो, धारा घनत्व जे बराबर क्या होगा बेटा, आई बाई ए, धारा घनत्व एक क्या है, सदिश राशि है। कुलदीप, प्रीति, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो देखो धारा घनत्व जे क्या है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेक्टर ई की दिशा पे होती है, इसकी दिशा किधर होती है, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, किधर डायरेक्शन होगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा। बीमी सूत्र बताओ जरा इसका, इसका और एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एसआई मात्रा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बीमी सूत्र
एल के पावर -2 a, एल के पावर -2 a। अभी तो यार मैंने क्लास स्टार्ट भी नहीं किया, तब तक पूछ रहा है कितनी देर चलेगी क्लास। अभी तो मैंने क्लास स्टार्ट भी नहीं किया। अंशु सर, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 मैं फिर से बता देता हूँ भाई। सिंपल सा देखो क्या कह रहा है यार, तुम लोग यार 12 पढ़ के आओ फिर भी ये चीजें मात्रक में पूछ रहे हो भाई। सिंपल देखो मेरे भाई, क्या कह रहा है कि ये क्या सदिश राशि है। क्या कर रहा है, धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व तो क्या है, एक सदिश राशि है। मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, एसआई मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मात्रक में एसआई मात्रक। तो मैंने बताया जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। तो धारा है ना, तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और बटे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बीमा की बात करो, बीमा की बात करोगे तो एम्पियर का बीमी सूत्र हो जाएगा ए, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बटे एल स्क्वायर। तो ऊपर लेके आओ तो एल के पावर -2 और ए, यह हो गया बीमी सूत्र। क्या समस्या है, विष्णु कर है धारा घनत्व तो नहीं समझ में आया। और बेटा मैं सोचो कि जो मुझे कल पढ़ाना रहता है मैं पहले ही बता के जाता हूँ कल मैं यह पढ़ाऊंगा। पढ़ के थोड़ा सा आया करो, क्लास 12th में चीजें पढ़े हो, थोड़ा सा पढ़ के आया करो, ठीक है ना। हाँ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगले पॉइंट देखो, यदि कोई आवेश अपने अभिलंबवत, यदि कोई आवेश अपने अभिलंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, यदि कोई आवेश अब अपने अभिलंबवत, यदि कोई आवेश कर रहा है अपने अभिलंबवत मतलब अपने परपेंडिकुलर, अपने परपेंडिकुलर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक समान रूप से प्रवाहित होता है, एक समान रूप से प्रवाहित होता है, तो धारा, तो धारा क्या होगी, आई इक्वल टू क्या होगी, एन क्यू भी ए, एन क्यू भी ए। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। जे बराबर क्या होता है बेटा, आई बाई ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, एन क्यू भी, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा, एन क्यू भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखो क्या कर रहा है, पहले समझो, यदि कोई आवेश अपने अभिलंबवत काट के क्षेत्रफल से एक समान रूप से प्रवाहित होता है तो धारा घनत्व आई बराबर क्या होगा, एन क्यू भी ए। कल बताया था आई बराबर, जैसे कोई भी वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन हो, कोई आवेश हो, भी वेग से जब मोशन करेगा तो उसके लिए आई बराबर क्या है, एन क्यू भी ए। जैसे एन इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, संख्या हो जाएगी, क्यू क्या होगा, चार्ज होगा, भी क्या हो जाएगा, उस चार्ज का वेग हो जाएगा, ए क्या होगा, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला हो जाएगा। तो उसी के वैल्यू पर रख देंगे, क्षेत्रफल क्षेत्रफल कट जाएगा, आई बाई ए है ना, तो आई बाई ए है तो आई का पूरा मान रखो, एन क्यू भी है तो ए कट जाएगा तो एन क्यू भी बचेगा। क्या बचेगा, जहां भी क्या है, अनुगमन वेग है। अरे मेरे भाई तुम लोग यार देखो इधर समझो, पहली चीज क्या है कि अनुगमन वेग के बारे में बात करते हैं। जैसे समझो, जैसे कोई आवेश है, जैसे क्या है, कोई बेटा कोई आवेश है, या आवेश क्यू है, या आवेश क्या है, क्यू है।
यह आवेश q है, यह v वेग से मोशन कर रहा है, यह v वेग से वेलोसिटी कर रहा है ना, कितने वेग से, v वेग से, या फिर मान लो कि यह vd अनुगमन वेग vd है, यह vd है, अनुगमन वेग मान लो अनुगमन वेग है, यह अनुगमन वेग क्या है, vd है। तो बेटा पहले अनुगमन वेग क्या होता है, तो पहली चीज सभी आवेश, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करते रहते हैं, यू किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा गति करने के कारण, लेकिन जब तक चालक पर कोई वैद्युत क्षेत्र न लगाया जाए या कोई सोर्स न लगाया जाए, तो उनका जो आई नेट है यह क्या होता है, जीरो होता है। आई नेट क्या होता है, यह चार्ज, टोटल चार्ज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे ही कोई सोर्स लगा देते हैं, कोई उस पर पोटेंशियल लगा देते हैं, तो उसमें कुछ जैसे ऐसे ऐसे, जैसे समझो, जैसे इसमें क्या होता है, ढेर सारे पार्टिकल हैं किसी चालक में, तो ये हमेशा रैंडम इधर उधर मोशन करते हैं, एक दूसरे से टक्कर खा के, जैसे ऐसे 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 कर रहे हैं, दूसरे से टक्कर खा के रुक जा रहा है, इसे टक्कर खा के रुक जा रहा है, इससे टक्कर खा के रुक जा रहा है, मतलब कोई रिजल्टेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे कोई सोर्स लगा देते हो तो उनका एक डायरेक्शन हो जाता है, इसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो वहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलता है, उसके कारण एक चार्ज होता है। चार्ज मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब जब विस्थापन होगा तो धारा भी होगी, तो विस्थापन धारा होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। उसी को क्या बोल देते हैं यहाँ पे, अनुगमन वेग बोल देते हैं। तो अनुगमन वेग इसके पास कितना है बेटा, vd है, या इसी को किसी किसी किताबों में केवल v से दिखाया जाता है। यह क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। चालक के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा मोशन करते हैं, लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, यह कितना होता है, जीरो होता है। बात समझ में आ रहा, तो उसमें कोई भी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पाई जाती, कोई भी धारा नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे कोई सोर्स लगा देते हैं, कोई विभवांतर लगा देते हैं, कोई क्षेत्र लगा देते हैं, तो वहां पे उनका डायरेक्शन, जो उनका विस्थापन एक क्षेत्र में होने, एक डायरेक्शन में होने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे एक धारा का मान मिलता है, जिसे कहते हैं अनुगमन वेग। इसी को किसी किताब में vd से, किसी किताब में v से अलग अलग दिखाता है, ठीक है बेटा। तो यह q चार्ज है, यह v वेग से या vd वेग से अनुगमन वेग कर रहा है इसमें। और n फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इस चालक में, n फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितने n फ्री इलेक्ट्रॉन है, n फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, तो I बराबर कहते हैं n q a v d, या a एरिया वेक्टर a से पास करेंगे सब लोग, तो n q a v d हो जाएगा, या इसी को भी कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही, क्या कह रहा है, यदि कोई आवेश अपने अभिलंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक समान रूप से प्रवाहित होता है, तो धारा I बराबर n q a। अब एक चार्ज, एक आवेश पर अगर q e चार्ज हो तो n e a v d भी कहते हैं, याद है आपको, आपको याद होगा। अगर इसी को हम कहते थे क्या, I बराबर n e a v d ऐसे लिखते थे। तो यही q बराबर क्या कहते थे कि E है, q बराबर अगर E मान ले, क्या मान ले, q बराबर E मान ले, ठीक है ना। q बराबर बेटा कितना मान ले, E मान ले, तो क्या हो जाएगा, I बराबर n e a v d, और इसी v d को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। हिंदी में पढ़ा रहे तो हिंदी में ही बताएंगे, अनुगमन वेग। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना। और E क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। I क्या हो जाएगा, करंट। क्या समस्या है बोलो, बात समझ में आ रहा है।
चलो समझो। तो धारा घनत्व J बराबर क्या बताया मैंने, धारा घनत्व J बराबर बेटा मैंने बताया I बाई ए। तो I का मान कितना हो गया, चाहे तो एन ई ए भी डी रखो, चाहे इसी को भी मान के चले तो लिख सकते हैं क्या, एन क्यू ए भी लिख सकते हैं। तो ए से काट दोगे तो क्या बचेगा, एन क्यू भी बचेगा, या एन ई भी डी बचेगा, या दूसरे टर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। I बराबर क्या बचेगा, एन ई भी डी बचेगा। हम क्लास 12 में ऐसे ही पढ़ते थे, एन ई भी डी ना। चलो 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 चलो। अच्छा हिंदी में लगाएं, ठीक है बेटा, मैं हिंदी में लगाऊंगा। चलो भाई अगला पॉइंट है, छठी पॉइंट देखो, कहते हैं धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र से इस प्रकार संबंधित है कि, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र से इस प्रकार संबंधित है कि, किस प्रकार बेटा, वेक्टर J बराबर सिग्मा वेक्टर E, क्या है, वेक्टर J बराबर सिग्मा वेक्टर E इंटू बराबर, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ लिखा, ये गड़बड़ लिखा, ये गड़बड़ है। वेक्टर J बराबर क्या होता है, सिग्मा वेक्टर E होता है, और बराबर क्या होता है, वेक्टर E बाई रो। वेक्टर E बाई क्या होता है, रो। ये तीनों बराबर होते हैं, ये गलत लिखा, ये इंटू नहीं है, बराबर होता है, ठीक है ना। बेटा देखो क्या नाम है, प्रिया, प्रिया जरा ध्यान दो। देखो गतिमान का मतलब जो पार्टिकल मोशन में हो, स्थिर का मतलब जो रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, ठीक है ना। चल जहां क्या बोल देंगे, सिग्मा बराबर चालकता, जहां क्या बोल देंगे बेटा, सिग्मा बराबर चालकता है, रो बराबर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। यह फार्मूले याद रखना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। अगर हमें चालकता दिया हो और प्रतिरोधकता दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तो हम धारा घनत्व J भी यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करें, देखो अभी देखो कुछ लोग कर रहे हैं सर प्योर हिंदी में पढ़ा है, कुछ लोग इंग्लिश में, मैं क्या करूं। मैं तो चाहता हूं कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊं, मैं तो यही चाहता हूं कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊं, मुझे बेटर होता है, ठीक है ना। मुझे इंग्लिश में पढ़ाने में आसानी होती है, हिंदी में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन क्या करूं। कल की टाइम भी 7 बजे रहेगी, पर डे 7 बजे, पर डे 7 बजे पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अनुगमन वेग। अगला हेडिंग हो जाएगा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि आ गया ना, या बिचवा में आ गया कि भाई धारा घनत्व J वाले में आ गया। का हेमंत, का पूछ रहे हो मेरे भाई, ये सब रहने दो हेमंत, ठीक है ना। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई। चलो हम पढ़ते हैं भाई अगला, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अभी मैंने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, या भीडी होता है। समझो होता क्या है, जैसे भाई समझो एक कमरा है, एक कमरा है, ये बंद है, एक कमरा है, ये रूम है, एक बॉक्स है, यह एक बॉक्स है, अब इसमें बंद है, ये बॉक्स में क्या है, सब लोग बंद है। अब इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यह क्या करेंगे, रैंडमली, रैंडमली, ठीक है ना,
ये क्या करेंगे, रैंडमली, रैंडम मोशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब इधर उधर की गति करेंगे, लेकिन कोई कमरे के बाहर जाएगा नहीं जाएगा, आपस में कोलिजन होगा, आपस में टक्कर होगा, यह जाएगा इसको टक्कर मारेगा, तो यह क्या होगा, इसका एनर्जी यह है, यह इसको टक्कर मारेगा तो इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो इसके पास आएगा, या इसको टक्कर मारेगा, इसको मार सकता है, या इसको टक्कर मार सकता है, इसको टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा, या इसको मारेगा, इसको मारेगा। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है, ओवरऑल जो रिजल्ट है, ओवरऑल जो रिजल्ट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। अच्छा जरा बताना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। हिंदी में मैं बता दूं, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो बेटा बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब कुल विस्थापन हो गया 0, तो यहां से वेग क्या मिलेगा, यह भी तो 0 मिलेगा। तो जब यह हम किसी चालक तार पे, देखो अब चालक तार, चालक क्या होता है, चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक क्या होता है, क्या हो गया, चालक के अंदर क्या होता है बेटा, चालक के अंदर क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये मोशन करेंगे। चालक के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, मोशन करेंगे। बात को समझो, चालक होगा, चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा बेटा, मोशन करेगा, मतलब गति करेगा। लेकिन अब बताओ, गति तो करेगा ठीक है, बेटा स्थिर आवेश करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है ना, अब समझो बेटा। तो अब ये क्या करेगा, गति करेगा, मोशन करेगा, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट, मोशन करेगा ये कंफर्म है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, 0। भैया नेट डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन क्या मिलेगा, 0। बेटा जब कुल विस्थापन 0 मिलेगा तो वेग भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन समझो, अब यहीं पे समझो कि जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई चालक तार था, तो जैसे ही हम इसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, इसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये सब जो होते हैं, ये सब आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये पीछे की तरफ बैक नहीं आते, ये आगे की तरफ इस तरह से डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। तो जो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अब 0 नहीं मिलेगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट था यह 0 नहीं मिलेगा अब। तो यहां पर वेलोसिटी पाई जाती है, तो यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। जैसे अभी क्या था, सब आपस में टक्कर करके वहीं पर रुक जा रहे थे, आपस में टक्कर करके रुक जा रहे थे, आपस में टक्कर करके रुक जा रहे थे। लेकिन अब टक्कर खा के लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा टक्कर खाएंगे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ मिलेगा। वही कुछ डिस्प्लेसमेंट के कारण वेलोसिटी भी मिल जाएगी, मतलब वेग भी मिल जाएगा। उसी थोड़े से विस्थापन के कारण वेग भी मिल जाता है। जब यह थोड़ा वेग मिल जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अनुगमन वेग। उसी को क्या बोल देते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग इंग्लिशिया में बोल देते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सच्चिदानंद शुक्ला जी, ठीक है, हम बात करते हैं सर से। मेरे भाई समझ समझ समझ, जैसे ना अब इसमें धार, जैसे ना समझ कि भाई आपस में सब लोग लड़ भिड़ के वहीं पर रुक जा रहे थे, लेकिन पीछे से कोई डंडा लेकर आया, चल चला गया, चल चल। अब इसमें क्या हो गया, डर के मारे लड़ाई करोगे, लेकिन डर के मारे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, मारपीट होगी। जैसे क्या इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में टक्कर उक्कर करेंगे,
सब आपस में एक दूसरे से टक्कर उक्कर करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इधर से बैटरी लगी है, ये इसको पोटेंशियल देगा। हट चल, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, उसी कारण एक वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी मिलेगी, और उसी वेलोसिटी को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब थोड़ा सा आते हैं डिफिनीशन की तरफ। अनुगमन वेग को, इसको इंग्लिश में भी लिख लो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहाँ चले आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चले आते हैं। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। बेटा बीए के लिए मुझे बेटर जानकारी नहीं है, मैं सर से एक बार बात करना। बेटा आप लोग जैसे कोई देखो, एक चीज समझो, पहले चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, फिजिक्स में समझो बेटा, एक बार सुन लो, अगर कोई चीज फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछा करो, क्लासें कब चलेंगी और जीटी की क्लास कब चलेगी, जनरल टेस्ट की क्लास कब चलेगी, आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लिया करो कि सर ये क्लास कब चलेगी। ठीक है ना, अब फिजिक्स में कोई समस्या है, नहीं आ रहा है, मुझसे पूछो फिजिक्स की क्लास कब चलेगी पता है। अब जीटी क्लास कब चलेगी, ये स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कांटेक्ट करो, और दूसरों को भी बताओ कि इसी पे कांटेक्ट करो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे, अनुगमन वेग की बात करते हैं। तो अनुगमन वेग किसी धातु के भीतर के, अनुगमन वेग किसी धातु के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह औसत, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह औसत एक समान वेग है जो उस धातु पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो उस धातु पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के कारण होता है। यही वैद्युत क्षेत्र चालक से धारा प्रवाह के लिए भी उत्तरदायी होता है। यही वैद्युत क्षेत्र चालक से धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, तुलना में काफी कम, मतलब 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई कि तुलना में काफी छोटा, मतलब बहुत छोटा होता है, 10⁻⁴ कोटि का होने का मतलब 0.0001 इस रेंज का होता है, इतना छोटा होता है। ठीक है ना, हाँ सीयूटी से आप डायरेक्ट बीटेक कर सकते हो, यूजी लेवल के सारे प्रोग्राम सीयूटी में शामिल है, स्टेट लेवल के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको इसमें से मिलेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आया कि नहीं। क्या करें, अनुगमन वेग किसी धातु के भूतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत, औसत मतलब एवरेज निकालते हैं, औसत एक समान वेग है जो उस धातु पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र, जिसको मैंने बोला ना पीछे से डंडा लेकर आता है तो आप भागते हो, वही क्या है, यह वैद्युत क्षेत्र है, के कारण यह वैद्युत चालक से धारा प्रवाह के लिए भी उत्तरदायी होता है, तुलना में काफी कम होता है, 10⁻⁴ कोटि के आर्डर का रेंज का होता है। नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, बताओ भाई इसमें। जैसे भाई देख मेरे, जैसे यह हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा मोशन करते रहते हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, मोशन करते रहेंगे और कोलिजन करते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। यह इससे टक्कर कर जाएगा, इससे टक्कर कर जाएगा, इससे टक्कर कर जाएगा, इससे करेगा, इससे करेगा, लेकिन ओवरऑल जब रिजल्ट देखेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाता। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है, जीरो, दूरी से नहीं मतलब है, डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, किसकी तुलना में, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी तुलना में जो एक्चुअल धारा होती है, जो एक्चुअल धारा आई होती है उसकी तुलना में यह बहुत छोटा होता है, जो एक्चुअल धारा आई होती है उसकी तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है बेटा, तो यह क्या होगा, यहाँ पे कुल विस्थापन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई लगा देते हैं
तो इसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन हो जाएगा और एक डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक विस्थापन मिलता है और एक छोटा सा वेलोसिटी जनरेट होता है। उसी छोटी वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं हम लोग, अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? बैटरी से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है बेटा, पोटेंशियल, ऊर्जा मिलती है, और पोटेंशियल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है भाई। तो जैसे देखो, एक क्रॉस सेक्शन एरिया का या कोई वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मोशन करेंगे तो इसमें एल लंबाई का है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया है, तो इसमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, अनुगमन वेग। चलो कुछ पॉइंट्स हैं देख लो। भावेश भाई तुम टेंशन ना लो, भावेश भाई तुम टेंशन ना लो, अपने इंटर की किताब से मैच कराओ, मैंने 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अपने इंटर की किताब से मैच कराओ, 5 चैप्टर पढ़ लिए हो, ठीक है। और तुम देख लेना 10 अप्रैल तक कितना पढ़ लोगे। जैसे मैं वैद्युत धारा खत्म करूंगा तो इसमें हीट स्टोन, किरचॉफ का नियम, सारे नियम इसी में आने वाले हैं। जो विभव मापी ये सब है ना, सब इसी में आ जाएंगे। 10 अप्रैल तक ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 15 से 20 अप्रैल तक पार्ट 1 खत्म हो जाएगी, टेंशन ना लो। फिर बचेगा पार्ट 2, पार्ट 2 की क्लास अलग से नागेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, है ना। पार्ट 2 नागेंद्र सर पहले से पढ़ा रहे हैं, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, कहते हैं आगे, यदि किसी चालक के लिए, यदि किसी चालक के लिए क्या कह रहा है, यन बराबर चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। यन क्या हो, चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। ए क्या हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो। भी क्या हो, चालक के सिरों पर विभवांतर हो। और ई क्या हो, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र हो। आई क्या हो, धारा हो। जे क्या हो, धारा घनत्व हो। रो क्या, विशिष्ट प्रतिरोध हो। सिग्मा क्या हो, चालकता हो। और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, ठीक है ना। चालकता बटे प्रतिरोधकता, चालकता बराबर क्या होता है, 1/, प्रतिरोधकता। तब धारा व अनुगमन वेग के लिए संबंध क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर यन ई ए भी डी। क्या हो जाएगा, यन ई ए भी डी। हाँ मैं यूनिट वाइज पढ़ाता हूँ, चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज। वह चैप्टर वाइज कक्षा 12 में पढ़ते थे, है ना। पाठ 1, पाठ 2 ना, यूनिट वाइज पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा, चलो। अर्चना पटेल क्या कमेंट कर रहे हो भाई, थोड़ा फिर से करो, देख लें। चलो भाई आ जाओ आगे। तो VD बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर VD का मान निकाल लो बेटा, अनुगमन वेग VD का मान निकाल लो। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से VD का मान निकालोगे तो इसको भेज दो बटे में, तो इसको भेज दो यहां से बटे में। तो VD बराबर अगर निकालोगे तो इसको भेज दो बटे में, तो आई बटे क्या हो जाएगा, एन ई ए। आई VD बराबर क्या हो जाएगा, NEA। जो भी मान पूछेगा यहां से निकाल दोगे, जो भी पूछेगा इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो आप यहां से देखो, अब देखो आई बाई ए को क्या कहते हो, जे कहते हो क्या, आई बाई ए को क्या कहते हैं, जे बराबर अभी हमने पढ़ाया था आई बाई ए। तो देखो यहां पर भी दिख रहा है, यह आई दिख रहा है और यह ए दिख रहा है, तो इसको जे लिख दो। तो जे बटे या नहीं लिख सकते हो, अब बताओ जे बटे या नहीं लिख सकते। और जे बराबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जे बराबर सर जी सिग्मा ई, जे बराबर क्या बताया था, सिग्मा ई। जे बराबर मैंने क्या बताया था, सिग्मा ई, ठीक है ना। तो जे बराबर क्या बताया बेटा, मैंने सिग्मा ई बताया। तो इसको देखो, जे का मान रख दिए सिग्मा ई बटे या नहीं। अब बताओ, अब भाई मैं थोड़ी देर देखो, पीछे मैंने क्या बताया कि भैया सिग्मा बराबर 1/ρ। क्या बताया, सिग्मा बराबर 1/ρ।
तो सिग्मा के स्थान पे 1/ρ रख दो। ठीक है बेटा, तो सिग्मा के स्थान पे देखो मैंने 1/ρ, तो E/ρ या नहीं। अब बताओ उसके बाद ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है V/D। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है V/D या V/L लिख दो। ई बराबर V/D या V/L, तो उसको रखोगे तो V/ρ L N E। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं है? क्या निर्भय भाई, यही कहोगे? बात समझ में आ गया भाई? अब चलो पहली पॉइंट पे, चलो पहली पॉइंट पे आ जाओ। कह रहा है किसी धातु में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की दिशा, किसी धातु में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की दिशा आरोपित वैद्युत क्षेत्र, आरोपित वैद्युत क्षेत्र अर्थात धारा घनत्व के विपरीत होती है। अनुगमन वेग की दिशा किधर होगी? तो जैसे समझो यह हमारे पास कोई वायर है, यह हमारे पास कोई वायर है, तो इसमें हमने प्लस या माइनस या भी लगा दिया। अगर हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो अनुगमन वेग की दिशा किधर होगी, VD की दिशा इसी के विपरीत होगी। अनुगमन वेग की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के विपरीत हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वह अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत होती है। बात समझ में आ रहा है? चल, तो यहां से और दूसरी पॉइंट में आगे बोलेंगे VD अनुगमन वेग प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। VD अनुगमन वेग प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो अनुगमन वेग भी बढ़ेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अधिक होने पर अनुगमन वेग भी अधिक होगा। भावेश आता तो इतना है कि क्या बताएं, लेकिन क्या करें, हम जानते हैं कि हो सकता है आप लोग को नहीं आता है ना, इसीलिए नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया? चलो भाई, इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में कौन होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग होगा। अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाओगे तो अनुगमन वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अरे बेटा देख इधर देखे 60 पॉइंट में मैंने क्या लिखा कि अनुगमन वेग प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, इसको लिख लिया कर, ये फार्मूला लिख लिया कर, है ना। ये 60 पॉइंट ये चीजें है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, जो चीजें लग रही कि नहीं है मुझे नहीं याद उसे लिखते चलो। चलो दूसरी पॉइंट में देखो, कहते हैं जब किसी चालक के असमान परिच्छेद के क्षेत्रफल से, जब किसी चालक, जैसे देखो यह बनाया गया ना, ये हमारे पास एक चालक बनाया गया, देख लो इधर का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है। यह क्रॉस सेक्शन एरिया क्या A1 है, यह वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा, A2 है। तो दोनों साइड के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एक्सचेंज है, अलग अलग है। हंड्रेड परसेंट रोशनी साहू जी, 100%, इससे बाहर कुछ नहीं। शिवा पांडे, समय आएगा तो मैं बता दूंगा, आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया भैया? तो इसका अनुगमन वेग कितना होगा, VD2, और इसका अनुगमन वेग VD1। इसमें I धारा फ्लो कर रही है तो अंदर भी I धारा ही जाएगी। और मैंने बता दिया भाई क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दूसरे का बड़ा है और पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या छोटा है। अब समझो, जैसे बर्नौली का प्रमेय क्लास 11th में पढ़े थे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे। क्लास 11th में बर्नौली का प्रमेय पढ़े थे ना, बर्नौली का प्रमेय क्या होता था क्लास 11th वाला, कुछ युवा का ऐसे ही होता था।
क्लास 11th में बर्नौली का प्रमेय ऐसे ही पढ़े थे कि भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है। इसमें क्या, इसमें भी वेग से कोई जल की धारा प्रवाहित हो रही, तो इधर भी कितना, अंदर भी वेग से ही जाएगा क्रॉस सेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो होगा स्पीड क्या होता था, ज्यादा होता था, फोर्स क्या होता था, ज्यादा होता था। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, समझो पीछे देखो। तो क्या कर रहा है भाई, अब देखो इसमें क्या होगा, VD1 अनुगमन वेग पहले वाले जो छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पर वो ज्यादा होगा, और दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे अनुगमन वेग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल लगाओगे उसी की वजह से होगा। तो जरा ध्यान देना, कह रहा जब किसी चालक के असमान परिच्छेद के क्षेत्रफल से अस्थायी धारा प्रवाहित, अस्थायी का मतलब कांस्टेंट धारा प्रवाहित होती है कि भाई 5 एम्पियर जा रही है तो 5 एम्पियर जाएगी, 10 एम्पियर जा रही धारा तो 10 एम्पियर ही जाएगी। तो क्या कर रहा है, अस्थायी धारा, अस्थायी धारा मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, तो अनुगमन वेग अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अनुगमन वेग जो VD है यह व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बढ़ाओगे अनुगमन वेग उतना ही कम होगा। कहने का मतलब है बेटा, मैं लिख सकता हूं कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अनुगमन वेग घटेगा, अनुगमन वेग घटेगा, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से VD प्रोपोर्शनल टू A। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब जितना वायर बड़ा हो मोटा होगा, जितना वायर मोटा होगा उतना ही अनुगमन वेग होगा कम। बात समझ में आ गया, जितना वायर मोटा होगा उतना ही अनुगमन वेग होगा कम, क्योंकि वायर का जब मोटाई बढ़ाओगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो बढ़ेगी। क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ेगा तो अनुगमन वेग हो जाएगा कम, क्योंकि भाग दोगे बड़े से ना, तो अनुगमन वेग हो जाएगा क्या, कम। बात समझ में आ रहा है। अभी हम स्टार्ट ही किए हैं, तब लोग पूछने लगे तुम लोग कि सर जी क्लास खत्म कब होगी। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी हमने पढ़ाया कहाँ, अभी तो स्टार्ट किए ना। चलो भाई, बात समझ में आ रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो चीजें क्या बोली जा रही भाई, कि यहाँ पर A1 इज लेस देन A2, इज लेस देन A2 मतलब A1 छोटा है, A1 क्या है, छोटा है, A2 क्या है, बड़ा है। तो इसी तरह बोल देंगे कि अगर हम VD मतलब VD1 और VD2 में रिलेशन देखेंगे तो VD1 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, VD1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और VD2 क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया में अनुगमन वेग ज्यादा होगा, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया में अनुगमन वेग होगा कम। इतना समझ में आया कि नहीं। आगे तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। कहते हैं यदि चालक का व्यास D दुगुना कर दिया जाए, यदि चालक का व्यास, व्यास क्या होता है, जैसे ये देखो व्यास है ना, व्यास जैसे ये हमारे पास है, तो यहां से यहां तक का पूरा एरिया, मतलब पूरा एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे क्या कहते हैं, व्यास। तो कहते हैं यदि चालक का व्यास दुगुना कर दिया जाए तब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अप्रभावित रहता है। मतलब चालक तार का व्यास चाहे जितना बढ़ाओगे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो फर्क पड़ता है, लेकिन व्यास बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो व्यास चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपोर्टेंट हेडिंग क्रांतिकाल, इंपोर्टेंट हेडिंग बेटा श्रांतिकाल पूछा जाता है, इंपोर्टेंट हेडिंग है श्रांतिकाल। ठीक है ना, बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूरा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी हम कराए हैं। अब पीछे भी उठा के आप देख लो, हर जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया
हर टॉपिक से 30, 40, 50 ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, प्लस मैंने प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन डाले थे, तो क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ाने के लिए ही यह सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे ना तो कहोगे कहाँ से करा रहे हो, जरा ध्यान देना। ये क्या होगा, किसी गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गलत ही लिख दिया गया है ना, किसी धातु में, इसको हटा लो यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ अब ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों के बीच, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच, दो लगातार टक्करों के बीच मतलब दो क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत, एक टक्कर फिर एक टक्कर, दो क्रमागत टक्करों के बीच में मतलब दो लगातार टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, श्रांति काल कहा जाता है। इसे टाउ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। टाउ बराबर माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। मीन फ्री पाथ, क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मतलब माध्य मुक्त पथ बटे वर्ग माध्य मूल वेग, क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग मतलब VRMS इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, VRMS। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान VRMS, ताप बढ़ाने से VRMS बढ़ता है और श्रांति काल घटता है। इसको आगे लिख देते हैं, क्या बोल देंगे बेटा, टाउ बराबर लैम्डा अपान VRMS, इसका मतलब हो जाएगा मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ अपान रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सर व्यास बढ़ाने पर क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, देखो भैया दो चीजें होती हैं, देखो भैया दो चीजें होती हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और एक क्षेत्रफल होता है, दो चीजें होती हैं। एक क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है यह सामने वाला जो क्षेत्रफल होता है, यह सामने वाला है ना, और क्षेत्रफल का मतलब पूरे वायर का जो क्षेत्रफल एरिया होता है, तो दो चीजें होती हैं। वही मैं इसी को मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जरा ध्यान देना। तो बेटा फिर आगे क्या कर रहा है कि VRMS का मान ताप बढ़ाने पर, का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है आगे देखो, VRMS का मान मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो जरा जब बताओ, अगर टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ए लैम्डा अपान VRMS है, तो अगर VRMS, अगर हम लोग क्या करेंगे VRMS का मान इसको क्या कर दे, बढ़ा देंगे, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ घटेगा। टाउ क्या हो गया बेटा, घटेगा। तो सिंपली बोल देंगे ताप बढ़ाने पर, क्या बोल देंगे, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल टाउ घटता है। क्या बोल देंगे, श्रांति काल टाउ घटता है। ठीक है भाई, चल फिर से देख लो। कहते हैं क्या, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है ना, सिंपल सिंपल, ऋणायन व धनायन,
के बीच दो लगातार, मतलब धनायन और ऋणायन के बीच दो लगातार टक्करों के बीच, मतलब दो लगातार टक्कर होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ना यार, तो प्लस माइनस होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो उसके स्थान पे गैप हो जाएगा, उसी गैप को पॉजिटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जब दो लगातार टक्कर हो और उन्हीं के बीच में जितना समय लगता है, दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, श्रांति काल कहते हैं। यह होता क्या है, माध्य मुक्त पथ, मतलब लैम्डा बटे वर्ग माध्य मूल वेग, इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग VRMS होगा, तो लैम्डा अपान VRMS। और दूसरी चीज पॉइंट में बोली क्या जा रही है कि ताप बढ़ाने पर VRMS का मान बढ़ता है, तो श्रांति काल क्या होगा, घटेगा, मतलब ताप बढ़ाने पर टक्करों की संख्या में कमी आती, मतलब टक्करों की संख्या में क्या होता है, जो समय लग रहा है, जो टक्करों के बीच में जो समय वह घट जाता है। ताप बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, ताप बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तेजी से कोलिजन कर जाएंगे, तो समय उनके बीच का क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों घटेगा, सही बात है, क्यों घटेगा भैया, क्यों घटेगा, ये सही बात है। तो भाई देखो, ताप बढ़ाने से क्या होगा, वेग बढ़ता है, मैंने क्या बताया, ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बेटा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो जरा बताना, टक्करों के बीच का समय भी तो बढ़ेगा तेजी से। पहले सोचो, धीरे 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 जा रहे थे ना, ये देख छोटुआ था, समझ, एक छोटुआ था, एक छोटिया थी, है ना, छोटुआ छोटिया, ये दोनों आपस में आ रहे थे, धीरे धीरे टक्कर, मस्ती में आ रहे थे, चल रहे हैं टक्कर करेंगे, चल रहे हैं टक्कर करेंगे, लेकिन हुआ क्या? अब इनको पता हो गया, अरे पिछवा से कोनो दुबड़ा रहा है, तो क्या होगा, एकदम स्पीड में आएगा, दोनों टकरा जाएगा एक दूसरे से। तो इसके बीच का जो टक्कर था, पहले क्या होता, स्लोली आ रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, अब तेजी से आके टकराने लगे, तो इनके बीच का टाइम इंटरवल, समय क्या हो गया, कम हो गया। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, यह श्रांति काल, जब वेलोसिटी बढ़ाओगे तो श्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, श्रांति काल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या करोगे बेटा, जब वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो दो टक्करों के बीच का जो श्रांति काल है, समय है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, पीडीएफ भी अपलोड कर दिया करो, ठीक है, पीडीएफ भी अपलोड कर दे। जैसे ना बेटा देखो, आज अगर जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ शाम को अपलोड होगा, सर दरवाजा ओपन रहने दीजिए, ठीक है। चलो देखो, आज अभी जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका 5-6 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड होता है, शाम को होता है, दरअसल वो ऑप्शन नहीं आता है ना पीडीएफ अपलोड करने के लिए। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे बात करते हैं गतिशीलता की। अगला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है बेटा, गतिशीलता। क्या पढ़ना है हमें, गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है, मूवेबिलिटी बोलते हैं, मूवेबिलिटी कहते हैं इकाई विद्युत क्षेत्र में, क्या बोलते हैं बेटा, इकाई वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। हाँ, श्रांति काल को टाइम ही बोला जाता है। समझो, गतिशीलता किसे कहते हैं, मूवेबिलिटी, मूवेबिलिटी किसे कहते हैं, कहते हैं इकाई विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता करते हैं। और उसके बाद गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, VD/E। म्यू बराबर क्या होता है बेटा,
VD बाई ई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। श्रांति काल एक समय ही है, लेकिन कोलिजन के बीच का समय होता है। कोलिजन के बीच का यह समय होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो, यही ओम का नियम जैसे ही पढ़ लेंगे, ओम का नियम पढ़ने के बाद ही हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। कल फिर भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना? ओम का नियम पढ़ लेते हैं। ओम के नियम के पहले कल क्वेश्चन शुरुआत में, कल शुरुआत में क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ओम के नियम पर आते हैं। ओम का नियम क्या होता है? वही भाई, V बराबर आई है ना? किसी चालक तार में उसके आयतन में, लंबाई में, ताप में वृद्धि न किया जाए तो कहते हैं कि उस चालक तार में जो बहने वाली धारा है विभवांतर के समानुपाती होती है। जो चालक तार में बहने वाली धारा है विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। और उसको हम लोग जैसे देखो कहते हैं, यदि किसी चालक तार, कोई चालक तार हमारे पास है, कोई हमारे पास क्या चालक तार है, इसके लंबाई में कोई भी वृद्धि न किया जाए, इसके ताप किसमें वृद्धि न किया जाए बेटा? लंबाई में वृद्धि न की जाए, ताप में वृद्धि न की जाए, दाब में वृद्धि, मतलब इसके किसी भी भौतिक संगठन में वृद्धि न किया जाए, इसके किसी भी भौतिक और रासायनिक रूप से कोई भी परिवर्तन, इस चालक तार में कोई भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन न किया जाए, तो इस चालक तार में जो बहने वाली धारा आई है वह विभवांतर के समानुपाती, विभव मतलब विभव के समानुपाती होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस चालक तार में जो बहने वाली धारा है वो आई के क्या होती है? समानुपाती होती है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, इसको कैपिटल आई लिख लो, अच्छा लगेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं आर, तो V बराबर आर आई या आई आर भी कहते हैं। आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। आर यहीं पे क्या होता है बेटा? प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना? चल अच्छा, कुंदन कर रहे हैं सर 7 बजे से, सर क्लास 7 बजे से। ओम्स लॉ एक ही है, इसके कई सारे प्रयोग हैं। ओम्स लॉ एक ही है, इसके कई सारे प्रयोग हैं। सारे प्रयोग को पढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम दूठ आता है, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आ जाओ, अब इसका थ्योरी वाला पार्ट भी देख लो। देखो मेन यही है, V बराबर आई आर। अब उसी को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। अब इसी को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। जैसे I का मान हम कुछ जानते हैं, I का मान क्या जानते हैं? Q/T है ना, Q/T, इसको Ne/T है ना, ये सबको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हाँ, इसका ग्राफ भी बता देंगे, ग्राफ भी बताएंगे मेरे भाई। तो देखो यह सब I की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, तो इसको चाहो तो प्लेस कर सकते हो RNE/T, यह सब चीजें भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना? चलो आ जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, पीछे चलते हैं। कहते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था का मतलब है लंबाई, ताप, यांत्रिक विकृति है ना, ये सब चीज न बदली जाए, आदि नियत रहें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं से लंबाई है, ताप है, यांत्रिक विकृति है, आदि क्या रहे? नियत रहे, तब चालक से बहने वाली धारा, तब चालक से बहने वाली धारा उस चालक के सिरों पर आरोपित, उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है, यहाँ पे R बोला जाता है, तो V बराबर आई आर, तो V बटे I बराबर R। यहाँ से क्या लिख सकते हो? V बटे I बराबर लिख सकते हो बेटा R। R है क्या? R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R है क्या? तार क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आगे समझते हैं। अब पहली पॉइंट में चलो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओम का नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है।
ओम का नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक का मतलब बेटा यूनिवर्सल नियम नहीं है कि यह हमेशा लगेगा ही। ओम का नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हाँ लगेगा लगेगा, ब्रह्मास्त्र नहीं है बेटा। यह कुछ कंडीशंस में लगते हैं। जैसे ना होता है कि न्यूटन्स का नियम, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, या बराबर G m1m2/r², तो ये यूनिवर्सल लॉ था। कूलाम का नियम यूनिवर्सल लॉ है, हाँ लगेगा, और यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यह कुछ कंडीशंस में लगता है। विकृति क्या होता है, जैसे तार की प्रारंभिक लंबाई, और जैसे तार की प्रारंभिक लंबाई में कुछ वृद्धि कर दी जाए तो उसी के अनुपात को विकृति कहते हैं। मतलब विकृति का मतलब इसकी तार की लंबाई में वृद्धि न की जाए, विकृति। सर हमारे वाइबा में ओम लॉ कितने टाइप होता है? अरे यार वैसा पूछ लिए होंगे तुमको कंफ्यूज करने के लिए, वैसा पूछ लिए होंगे तुमको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, कोई टेंशन वेंशन लेने की बात ना है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे। कहते हैं कोई भी मतलब ओम का नियम यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब सभी कंडीशन में काम नहीं करता है। आगे, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी पदार्थ कहलाते हैं। याद करना कि ओमी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओमी पदार्थ क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है सनी, वन डाउट, हाँ कमेंट। चलो भाई, तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन, तो उसी तरह जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करेंगे, मतलब V बराबर I, यार इनका लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I। करंट क्या होता है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। करंट क्या होता है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पोटेंशियल बढ़ाने, विभवांतर को बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा। ऐसा हो रहा है तो उस वह पदार्थ क्या होगा, ओबी पदार्थ होगा। सलमान रुक जाओ, प्लीज टेल मी। अरे सनी मैंने बोला तो वन डाउट तुम्हारा है, तो डाउटवा लिखोगे तब ना। अगला पॉइंट है भाई, दूसरी पॉइंट देख लो, ग्राफ आ जाओ। जो आपको ग्राफ चाहिए था उसी ग्राफ पे हम चले आए हैं। बिल्कुल, एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अरुण जायसवाल क्लास कब तक चलेगी, मुझे खुद नहीं पता कब तक चलेगी, अभी पढ़ लो। कहते हैं ऐसे ओमी पदार्थ के लिए, ऐसे ओमी पदार्थ के लिए V व I के बीच ग्राफ सीधी रेखा होती है। जो ओम के नियम का पालन करेगा, जो ओम के नियम का पालन करेगा उसके लिए क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I होगा। और V प्रोपोर्शनल टू I मतलब विभवांतर बढ़ाओ धारा बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ाओ धारा बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगी। यह क्या होगा, सीधे सीधे ग्राफ मिल जाएगा ऐसे। और रेखा की प्रवणता क्या होगा, tan थीटा बराबर V/I इक्वल टू R। रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी बेटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, V/I बराबर R, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करा विभिन्न तापों पर अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, VI ग्राफ भिन्न भिन्न होगा। जैसे अगर हम लोग T1 टेम्परेचर पे देखें तो कितना कोण बना रहा है बेटा, यह θ1 कोण बना रहा है। T2 टेम्परेचर पे θ2 कोण बना रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं tan θ1 बड़ा है। देखो ये देखो, अगर इसको मैं ऐसे खींचूं, इसको मैं ऐसे खींचूं, ये I है और ये क्या है, V है। तो ये T1 टेम्परेचर पे है, ये 1 वाला है, तो ये θ1 बना। और दूसरा बना किसमें, T2 टेम्परेचर पे, तो θ2 है। तो यहाँ से बोलेंगे ना कि tan θ1, ये कोणवा बड़ा है भैया tan θ2 से, है ना। तो V/I का रेशियो लोगे, tan थीटा बराबर क्या लिखेगा मेरे भाई, tan θ1 बराबर V/I। तो अब यहां से यह बराबर क्या होगा, R1 होगा। यह क्या मिलेगा, R1 मिलेगा। इसी तरह tan θ2 बराबर V/I बराबर R2 मिलेगा। तो यहां से क्या बोल देंगे कि R1 बेटा बड़ा है
R2 से, और यहीं से बोल देंगे बेटा T1 वाला टेम्परेचर बड़ा है T2 से। ये ग्राफ है और यहाँ क्वेश्चन फंसेगा, यहां से क्वेश्चन फंसेगा बेटा, बोल देगा कि दो अलग अलग ताप है, कह देगा T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, मतलब कह देगा कि 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध इतना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो बोल देगा कि 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध R1 है, 100 पे R2 है, इनके बीच का रिलेशन बताओ, R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा। यह रिलेशन आता है। ठीक है, हाँ हाँ, सब जगह स्थिरांक अलग अलग होता है, अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं तो भैया अलग अलग अपना दिए हैं। ओमी पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कल देखना बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा कल पूछना, ठीक है। अच्छा भावेश करें सर जी, वाह केमिस्ट्री भी आती है क्या। तो यहाँ यह वाला टॉपिक देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फंसेगा, मजेदार क्वेश्चन आता है टेम्परेचर वाले पे। अगली पॉइंट देखो, तीसरी पॉइंट देखो बेटा, तीसरी पॉइंट कहते हैं वह युक्ति या पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। वह युक्ति या पदार्थ, वह युक्ति या पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। वही बात, जो हमारा नियम नहीं पालन करेगा वह क्या होगा, अनादर्श होगा। नहीं पालन करते वैसे लोगों की बात करें, अनओमी पदार्थ, सिंपली क्या बोला है, अनओमी पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनओमी। भाई ओम को नहीं मानोगे अनओमी हो जाओगे, है ना। भगवान को नहीं मानोगे नास्तिक हो जाओगे, ठीक है ना। अच्छा एक बार ग्राफ रिपीट, ठीक है। कहते हैं उदाहरण के लिए गैस, क्रिस्टल, दिष्टकारी, तापनिक वाल्व, ट्रांजिस्टर इत्यादि अरैखिक चालक या अनओमी चालक कहलाते हैं। फिर से देखो क्या कर रहा, उदाहरण के लिए गैस, क्रिस्टल, दिष्टकारी, तापनिक वाल्व या ट्रांजिस्टर अरैखिक चालक या अनओमी चालक कहलाते हैं। इसके लिए VI ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता है, VI ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो लिखेंगे स्थैतिक, स्थैतिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे भैया, स्थैतिक, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं थोड़ा, स्थैतिक, स्थैतिक प्रतिरोध क्या होगा, तो V/I बराबर V/I इक्वल टू 1/tan थीटा। यह गतिक प्रतिरोध क्या होगा, तो डेल्टा V/डेल्टा I/tan फाई। जरा ध्यान देना इसमें क्या बना है, ग्राफ में क्या बना है, दो यह I और V के बीच में ग्राफ क्रिस्टल दिष्टकारी में खींचेंगे तो पहले तो यह वाला किसके लिए, ओम के नियम के लिए। यह मैंने सीधी रेखा बना दी किसके लिए बेटा, यह ओम के नियम, जो रेड वाली लाइन मैंने बता दी है यह किसके लिए है, ओम के नियम के लिए है। अब देखो यह वाली लाइन भैया यह सीधी रेखा नहीं मिलेगा, किसी तरह से कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। यह किसके लिए, ओम के लिए है। लेकिन यह क्या है, अनओमी, यह ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। कुछ भी ग्राफ मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, नॉट एग्जैक्ट, है ना, सीधी रेखा नहीं मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनओमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनओमी, मतलब ओम के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करेगा, अलग अलग ग्राफ मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो देखो भाई, कुछ लोग करें यह वाला ग्राफ, फिर से बताओ, बिल्कुल फिर से बता देंगे। यह वाली ग्राफ, पहले चीज ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। हम क्या कहते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I है। क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन का क्या मतलब है, प्रोपोर्शनलिटी साइन का क्या मतलब है, यह जरा ध्यान देना। जैसे हमने कह दिया इधर I है, इधर धारा बह रही है, इधर क्या धारा का मान लेंगे, इधर किसका मान लेंगे, विभव का मान लेंगे। इधर धारा का मान लेंगे, इधर विभव का मान लेंगे। समझो हम पॉइंट वाइज बना लेते हैं, यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है। ऐसे ही मैंने ग्राफ ले लिया।
और यार सनी तुम कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, खाली यही कर रहे हो कि सर हमारा जवाब नहीं दे रहे हो, हमारा जवाब नहीं दे रहे हो। कुछ पूछोगे तब ना जवाब देंगे। देखो बेटा, कहने का मतलब है अगर हम भी बढ़ाएंगे तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लो हमने भी कितना लिया, यहाँ पे 1 वोल्ट लिया, तो आई भी 1 वोल्ट में 1 एम्पियर मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा। फिर हमने 2 लिया तो यह क्या मिलेगा, 2 पे मिलेगा। फिर 3 लिया तो यह 3 पे मिलेगा। फिर चलिए 4 लिया तो यह 4 पे मिलेगा। फिर 5 लिया तो 5 पे मिलेगा। तो इसको मिलाओ, इसी ग्राफ को मिलाओगे तो ग्राफ क्या मिलेगा, रेखी मिलेगा। ये इसी तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रेखी ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा बेटा, रेखी मिलेगा। ग्राफ कैसा मिल जाएगा आपको, रेखी मिलेगा, लीनियर ग्राफ। दो नंबर का ग्राफ बोले, जैसे देखो टेम्परेचर, अगर ये आप समझो टेम्परेचर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर जैसे यहाँ पे चेंज हो जाए, अब वही चीज क्या कर रहा है बेटा कि जैसे यह कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, यह कहाँ था, कांस्टेंट कंडीशन। यह कब हम पढ़ रहे थे, यह कांस्टेंट कंडीशन पे पढ़ रहे थे, मतलब नियत भौतिक स्थितियों पर। नियत भौतिक स्थिति पे पढ़ रहे थे। अच्छा 10 बजे से मैथ की क्लास है, ठीक है, जरा ध्यान देना। तो अब अलग अलग टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तो बेटा टेम्परेचर अलग अलग होगा तो कुछ इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, अलग अलग चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया T1 टेम्परेचर पे था या T2 टेम्परेचर पे, इसमें क्या समझना है। या मैंने बोल दिया बस θ1 था, θ2 था। और स्लोप हमेशा हम निकालते हैं ना, स्लोप, स्लोप निकालते हैं ना, ढाल निकालते हैं। स्लोप मतलब प्रवणता, ढाल निकालते हैं तो tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। यह क्या होगा, V/I होगा। तो इसके लिए निकालोगे तो θ1 मिलेगा, तो यह बड़ा मिलेगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। आगे हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे भैया, अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रतिरोध। अब इसको हम कल करेंगे, प्रतिरोध को करेंगे कल। पहले कल करेंगे क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे प्रतिरोध। ठीक है ना, सब लोग पढ़ के आना थोड़ा, ओम इसको दोहरा के आना। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करेंगे पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में हम प्रतिरोध पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रतिरोध पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, चालकता और चालकत्व। कल के दिन में ये टॉपिक कवर किया जाएगा, कल के डेट में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। हाँ अब कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, बस बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। चलो रिवीजन करते रहो भाई, कल के दिन में इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं कल। ठीक है, क्लास ओवर। हाँ छुट्टी कर दिए, जाओ एंजॉय करो अब, थोड़ा खाना वाना खा लो, रेस्ट कर लो। हिंदी की क्लास के लिए आप चल रहे स्क्रीन के नंबर पे कॉल कर लो आकांक्षा। ठीक है, PDF डाल देते हैं, PDF जाएगा।
हाँ शिल्पी जी पढ़ाते हैं।